हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। हमारा आज का टॉपिक है मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो मातृ मृत्यु दर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए कि मातृ मृत्यु हम किसको कहेंगे या मैटरनल डेथ की डेफिनेशन क्या है। तो आइए जानते हैं इसकी परिभाषा क्या है। मैटरनल डेथ इज डिफाइंड एज द डेथ ऑफ अ वुमन while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and site of the pregnancy, from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management, but not from accidental or incidental cause. यानी मातृ मृत्यु को गर्भवती होने के दौरान या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर गर्भावस्था की अवधि और स्थान के बावजूद गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित या प्रकोपित किसी भी कारण से, लेकिन किसी दुर्घटना या आकस्मिक कारणों से नहीं, एक महिला की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पे हमें कुछ बिंदुओं के ऊपर ध्यान देना होगा। जैसे सबसे पहले मातृ मृत्यु में एक महिला की मृत्यु होती है, दूसरा वो महिला गर्भवती होनी चाहिए यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे, लेबर या पार्चुरेशन के टाइम पे और प्यूरपेरियम के टाइम पे, जिसको सूतिका काल भी कहा जाता है। गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर, इस समय को सूतिका काल आप कह सकते हैं। गर्भावस्था की अवधि और स्थान के बावजूद यानी भले ही उसके 9 महीने पूरे हुए हों या नहीं, और उसकी प्रेगनेंसी यूटरस के अंदर हो या फिर किसी और स्थान पे हो, जैसा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देखा जाता है, तो कहीं भी उसकी प्रेगनेंसी हो और गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित या प्रकोपित किसी भी कारण से, लेकिन किसी दुर्घटना या आकस्मिक कारणों से नहीं, यानी कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी भी प्रकार का कुछ हादसा हो जाता है उसके साथ, अगर उसकी वजह से उसकी मृत्यु होती है तो उसको मैटरनल डेथ में नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा सिर्फ प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी कारण हो, अगर उसकी वजह से उसकी मृत्यु होती है, तब उसको आप मैटरनल डेथ में इंक्लूड कर सकते हो। तो इसको हम तीसरा पॉइंट कर सकते हैं और इसको हम चौथा पॉइंट कर सकते हैं। ये डेफिनेशन आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO के द्वारा ही दी गई है। WHO के अनुसार गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस मैटरनल डेथ के लिए अधिक जिम्मेदार हैं। इसके अलावा मैटरनल डेथ के पीछे कई कारण हो सकते हैं। महिलाएं अगर मैटरनल डेथ के कारण जानकर उनका सही समय पर इलाज कराएं तो मैटरनल डेथ की दर में कमी लाई जा सकती है। जब मातृ मृत्यु दर कहा जाता है तो वहां पे हमें 2 टर्म्स जानने को मिलते हैं। एक है आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और दूसरा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। दोनों का शॉर्ट फॉर्म MMR है। आइए जानते हैं हम इन दोनों के बारे में। तो सबसे पहले आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या मातृ मृत्यु दर। क्या होता है ये देखिए। प्रजनन आयु के प्रति 1 लाख महिलाओं पर एक दी गई अवधि में मातृ मृत्यु की संख्या को मातृ मृत्यु दर कहा जाता है और the number of maternal deaths in a given period per 1 lakh women of reproductive age is called maternal mortality rate। ये इसका फॉर्मूला है मातृ मृत्यु दर समान मातृ मृत्यु की संख्या डिवाइडेड बाय प्रजनन आयु वर्ग में महिलाओं की संख्या इंटू 1 लाख। ये दर हर स्तर पे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए जिला स्तर पे है या फिर राज्य स्तर पे है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक एरिया है जहाँ पे प्रजनन आयु वर्ग में महिलाओं की संख्या है 500। अब ये प्रजनन आयु वर्ग क्या होता है? तो प्रजनन आयु वर्ग आपकी होती है फर्टाइल एज, यानी वो आयु जिसमें एक महिला प्रजनन कर्म करने में या फिर बच्चे पैदा करने में सक्षम होती है। ये आयु 18 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक हो सकती है। अब मान लीजिए उसी एरिया में
मातृ मृत्यु की संख्या है आपकी 25। अब अगर हम मातृ मृत्यु दर निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 25 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 1 लाख, जो आ जाएगा आपका करीबन 5000 के आसपास। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, और ये जो रीडिंग्स ली जाती हैं ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में ली जाती हैं। जैसे आपको 1 साल का निकालना है, आपने ले लिया 2019 वाले साल में इस एरिया में प्रजनन आयु वर्ग में कितनी महिलाएं थी और कितनी महिलाओं की मातृ मृत्यु हुई है। तो ये आंकड़े निकालने के बाद ही आप ये मातृ मृत्यु दर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यह प्रसव से पहले, दौरान और प्रसव के बाद माताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतक है। यानी ये दर अगर आप हर साल कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि मातृ मृत्यु बढ़ रही है या घट रही है, और आप उसके लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाएं और उपलब्ध या और डेवलप करवा सकते हैं, जिससे ये दर और आगे ना बढ़े और कम होता जाए। हमारी और हमारे सरकार की हमेशा यही कोशिश रहती है कि मातृ मृत्यु दर कम होती रहे। इसके बाद आइए जानते हैं मातृ मृत्यु अनुपात क्या होता है, यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर एक समयावधि के दौरान मातृ मृत्यु की संख्या का अनुपात है। यानी द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड पर 1 लाख लाइव बर्थ। और इसका फॉर्मूला क्या है आइए जानते हैं। मातृ मृत्यु अनुपात समान मातृ मृत्यु की संख्या डिवाइडेड बाय जीवित जन्मों की संख्या एक समयावधि के दौरान इंटू 1 लाख। तो यहाँ भी हम एक उदाहरण के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक एरिया है आपके पास जिसमें हमें 1 साल का मातृ मृत्यु अनुपात निकालना है। हम 2019 वाला साल ही कंसिडर कर लेते हैं। तो मान लीजिए 2019 में इस एरिया में 1000 बच्चों ने जन्म लिया है और उनमें 5 महिलाओं की मृत्यु हुई है। तो मातृ मृत्यु अनुपात आपका कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1 लाख। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 500। तो हमारा मातृ मृत्यु अनुपात 2019 में इस पर्टिकुलर एरिया में कितनी है, 500। ये भी एक उदाहरण ही है आपको समझाने के लिए कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब मातृ मृत्यु दर ले लीजिए या मातृ मृत्यु अनुपात ले लीजिए, दोनों को ही कम रखना हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है। तो इस दर को कम करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि मातृ मृत्यु के कारण क्या क्या है। आइए जानते हैं मैटरनल डेथ के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष कारण, जो कि 80% पेशेंट्स में देखा जाता है। गर्भावस्था की विभिन्न घटनाओं, इनके उपचार या उपचार के परिणामों की प्रसूति जटिलताओं के कारण ये मृत्यु देखी जाती है। जैसे सबसे पहले रक्तस्राव या हेमोरेज, जो कि एपीएच एंटीपार्टम हेमोरेज, पीपीएच पोस्टपार्टम हेमोरेज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रप्चर ऑफ यूटेरस और एबॉर्शन के केस में देखा जाता है। ये करीबन 25% पेशेंट्स में देखा जाता है। उसके बाद नंबर 2 प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया, यह 12% पेशेंट्स में पाया जाता है। असुरक्षित गर्भपात या अनसेफ एबॉर्शन, ये 13% केसेस में देखा जाता है। उसके बाद संक्रमण, इन्फेक्शन के कारण या रक्त विषाक्तता यानी सेप्सिस के कारण भी मृत्यु हो सकती है, जो कि 15 से 20% पेशेंट्स में पाया जाता है। और आखिरी में बाधित प्रसव या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, अगर किसी कारण से बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पा रही है, लेबर पेन उसका आ तो रहा है लेकिन बच्चा योनि मार्ग से बाहर नहीं आ पा रहा, तो ऐसे केसेस में भी मृत्यु हो सकती है, जो कि 7% केसेस में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है अप्रत्यक्ष कारण, जो कि 20% पेशेंट्स में देखने को मिलता है। गर्भावस्था के दौरान पहले से मौजूद बीमारियों या विकसित हुए तथा गर्भावस्था, प्रसव और सूतिका काल में होने वाली शारीरिक प्रक्रिया के कारण प्रकोपित हुए रोगों के परिणाम स्वरूप ये मृत्यु होती है। जैसे
पांडु यानी एनीमिया या आप इसको रक्त की कमी कह सकते हैं, वायरल हेपेटाइटिस, दिल की बीमारियां या हार्ट डिजीजेस, मधुमेह या डायबिटीज, मलेरिया, HIV और क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस में भी माता की मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पे हमें दो बातें जानने को मिली कि प्रत्यक्ष कारण में प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे कारण आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान माता के शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, चाइल्ड लेबर के वक्त या फिर सूतिका काल में जो भी परिवर्तन माता के शरीर में होता है, अगर उसके कारण माता की मृत्यु हो रही है तो वो सब आपके प्रत्यक्ष कारण में आएगा। और अप्रत्यक्ष कारण में क्या आएगा, प्रेगनेंसी के अलावा अगर कोई और बीमारी माता के शरीर में पहले से ही मौजूद हो या प्रेगनेंसी के दौरान कोई और बीमारी माता के शरीर में पैदा हो रही है, उस बीमारी के कारण अगर मृत्यु हो रही है तो वो अप्रत्यक्ष कारण में आएगा। इसके बाद आइए देखते हैं मातृ मृत्यु पर प्रभाव डालने वाले सामाजिक परिस्थितियां क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले गर्भधारण आयु। अगर माता की आयु बहुत ही कम है या फिर माता की आयु बहुत ही ज्यादा है जो आपके प्रजनन आयु में ना आए, उससे भी माता की मृत्यु हो सकती है। दूसरा है प्रसव संख्या या पैरिटी, यानी नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, कितनी बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। गर्भांतर की कमी, यानी दो बच्चों के बीच में जो अंतर होना चाहिए अगर वो अंतर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। कुपोषण यानी माता को सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, माता को सही प्रकार की बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है। गरीबी के कारण भी माता की मृत्यु हो सकती है क्योंकि बहुत सारी चीजें वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। निरक्षरता या इलिटरेसी में क्या होता है, आपको जानकारी नहीं होती है कि सही क्या है और गलत क्या है। इससे बहुत सारी गलत अभ्यासों की वजह से माता की मृत्यु हो सकती है। उसके बाद स्वास्थ्य पेशेवर की कमी या शॉर्टेज ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स, जो आपकी देखभाल कर रहा है या जो माता का प्रसव करवा रहा है, जो सूतिका काल में उसकी देखभाल कर रहा है, अगर वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, वो एक हेल्थ प्रोफेशनल नहीं है, उसने कोई कोर्स नहीं किया है, तो उसके हाथों से भी कुछ ना कुछ गलती हो सकती है जिसकी वजह से माता की मृत्यु हो सकती है। उसके बाद आता है पुअर ऑब्स्टेट्रिक सर्विस, यानी उसमें तीन चीजें आ जाती हैं। अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव से पूर्व या प्रेगनेंसी के दौरान अगर माता की देखभाल सही से नहीं हो रही है, जिसको इनएडिक्वेट एंटीनेटल केयर भी कहा जाता है। नंबर 2 में आता है अनुचित प्रसव कालीन देखभाल, यानी प्रसव के दौरान या पार्चुरेशन के दौरान सही से अगर केयर नहीं हो पा रही है, या जिसको इम्प्रॉपर इंट्रानेटल केयर भी कहा जाता है। तीसरा आता है खराब प्रसवोत्तर सेवाएं, यानी प्रसव होने के बाद सूतिका काल में माता की जितनी देखभाल करनी चाहिए, उसके खान पान का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी केयर अगर सही से ना हो पाए, उसको दवाइयां सही से ना मिले, तो उसमें भी माता की मृत्यु हो सकती है। उसके बाद आता है पर्यावरणीय अस्वच्छता, पुअर एनवायरमेंटल सैनिटेशन। प्रसव के दौरान, प्रसव के बाद या फिर प्रेगनेंसी पीरियड में ही अगर माता अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रही है, ऐसी जगह पे रह रही है जहाँ पे इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इन्फेक्शन की वजह से भी माता की मृत्यु हो सकती है। और आखिरी में आता है संचार व्यवस्था या रेफरल सर्विस की कमी, यानी पुअर कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ रेफरल सर्विस। अगर प्रेगनेंसी के दौरान, लेबर के दौरान या सूतिका काल में माता को कोई भी खराब परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे अगर हेल्थ वर्कर के हाथों ये चीज हैंडल नहीं हो पा रही, तो उसका फर्ज बनता है कि वो किसी हायर सेंटर पे माता को रेफर करे या किसी बड़े हॉस्पिटल में पेशेंट को शिफ्ट कराया जाए जहाँ पे हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो। इस वजह से भी बहुत बार माता की मृत्यु हो सकती है। तो ये बहुत सारे कारण और सहायक कारण हमने देखे जो कि माता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होते हैं। भारत के मातृत्व मृत्यु दर की प्रकृति को क्षेत्रीय आधार पर समझने के लिए सरकार ने देश को 3 समूहों में विभाजित किया है, जिसमें नंबर 1 में आता है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप EAG। इसमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा असम। दूसरा आता है दक्षिणी राज्य, सदर्न स्टेट्स। इसमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु। और तीसरे में आता है अन्य राज्य,
जिसमें शेष राज्य व केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो ऐसे 3 समूहों में विभाजित करने के बाद तीनों क्षेत्र से मातृ मृत्यु दर की रीडिंग अलग अलग ली जाती है और तीनों क्षेत्र में अलग अलग स्तर पर सेवाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे आप लोग कुछ आंकड़े देख सकते हैं और एक स्टैटिस्टिकल डायग्राम देख सकते हैं जो कि मातृ मृत्यु अनुपात को दर्शा रहा है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि नीचे सारे साल लिखे गए हैं 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 और 2016। अगर आपको किसी एक साल के आंकड़ों के विषय में जानना है तो आप यहाँ से ऐसे लाइन खींच सकते हैं। मान लीजिए हम 2008 के बारे में जानना चाहते हैं तो 2008 से एक परपेंडिकुलर लाइन आप ऊपर खींचिए। आप यहाँ पे एक बिंदु देख सकते हैं। इस बिंदु की रीडिंग कितनी है अब जानते हैं। इस बिंदु की रीडिंग जानने के लिए हम एक ट्रांसवर्स लाइन खींचेंगे और ये 250 के आसपास आ रही है। अब ऐसे ही आप दूसरे वर्षों के रीडिंग्स भी देख सकते हैं। 2012 का ले लेते हैं। 2012 में जब हम लाइन खींचते हैं तो ये लाइन देखिए कहाँ पे आती है। ये जो बिंदु है इसकी रीडिंग कहाँ पे आ रही है आप लोग देख सकते हो। ये 200 से नीचे आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि 2012 में यही अनुपात 200 से नीचे आ गया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये कर्व ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। यानी इसका मतलब क्या है, जो हमारा मातृ मृत्यु अनुपात है वो वर्ष 2000 में 350 से ऊपर था, लेकिन धीरे धीरे वो कम होने लगा है। हमारे भारत में दिन ब दिन स्वास्थ्य सेवाएं इतनी विकसित हो रही हैं कि मातृ मृत्यु दर आप देख सकते हैं कैसे कम होते जा रहा है। आइए देखते हैं मातृ मृत्यु दर को कम करने के उपाय क्या क्या है। सबसे पहले समान रूप से प्रभावी परिवार नियोजन सेवाओं के साथ समर्थित, त्वरित और गुणवत्तापूर्ण प्रसूति देखभाल सेवाओं को सुनिश्चित करके मातृ मृत्यु दर को बहुत कम किया जा सकता है। यानी परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाकर आप सही समय पे संतान उत्पत्ति कर सकते हैं और 2 संतान के बीच में उचित समयांतर भी रख सकते हैं। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए उन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोधों को तोड़ने के लिए कार्रवाई की जरूरत है जिनका सामना महिलाओं को सुविधाओं तक पहुंचने में करना पड़ता है। इनसे अधिकांश मौतें रोकी जा सकती हैं। इसके अलावा अच्छी प्रसूति देखभाल, गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जटिलताओं से उत्पन्न होने वाली मृत्यु दर और रुग्णता को कम किया जा सकता है। नंबर 4, परिवार नियोजन सेवाओं से विपदपूर्ण, अवांछित, असामयिक, बहुत जल्दी और कई गर्भधारण के अनुपात में कमी के माध्यम से मृत्यु दर को भी कम किया जा सकता है। और आखिरी में आपातकालीन प्रसूति देखभाल से गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के बाद सूतिका काल के दौरान किसी भी समय अप्रत्याशित रूप से कोई जटिलता अगर उत्पन्न हो रही है तो उसकी सही जानकारी सही समय पर देना आवश्यक है और पेशेंट को तुरंत ही ट्रीटमेंट देना भी आवश्यक है। इन सारे उपायों को अपना के हम मातृ मृत्यु दर में सुधार कर सकते हैं और माता और शिशु दोनों के स्वास्थ्य की रक्षा भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हम आपकी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो आप अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की क्लासेस में कोई भी दिक्कत अनुभव ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।